नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र में, जहां पर आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है अलग अलग फाउंडेशन के द्वारा, आकार फाउंडेशन, कलाकृति फाउंडेशन। तो आज हम इन दोनों फाउंडेशन और सेल्फ जो आर्टिस्ट यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हुए हैं उनसे जाके बात करेंगे, जानेंगे क्या उनका मोटिव रहा है और क्या इंस्पिरेशन रही है, क्या मोटिवेशन रहा है इस आर्ट एग्जीबिशन को लगाने के पीछे। हमारे साथ में है राजीव वर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं इस जो आर्ट आप पीछे देख रहे हैं उनके जो क्रिएटर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको कितना टाइम हो गया इस आर्ट को क्रिएट करते हुए? ये फर्स्ट लॉकडाउन से शुरू किया मैंने। उस समय लॉकडाउन था, मैं घर में अकेला था एकदम, तो मेरे बच्चों ने और वाइफ ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि आप थोड़ा आर्ट वर्क पे हाथ आजमाएं। तब मैंने सबसे पहले मेडिटेशन की मंडला बनानी शुरू करी। मेडिटेशन मंडला बनी, उसके बाद ये मैंने इसको फिर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा और थोड़ा वास्तु से जोड़ा। फिर इनके बारे में स्टडी करके फिर मैंने वही कलर चॉइस करके फिर मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई मैंने, अपने जोडिक साइन के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, घर के वास्तु से। फिर जब मैंने देखा हाँ वो कुछ असर कर रही है, फिर मैंने इसको लोगों को बताया कि मंडला आर्ट, अगर आपके घर में कुछ भी डिस्टर्बेंस है या माइंड आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है, उसके लिए बेस्ट है। आप इसको लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। तो ये धीरे धीरे करके मेरा ये बनता चला गया। ये मेरे जीवन की पहली एग्जीबिशन है JKK में, और इसमें मैं जितना हो सकता था उतना आर्ट वर्क लेकर आया हूँ। तो सर, आपने ये जो पेंटिंग्स बनाई है, ये आर्ट इसको प्रमोट कर रहे हैं आप, तो आपने ये कहीं से किसी इस चीज़ का कोर्स किया है या फिर आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं? ये सब इंटरनेट से सीखा है मैंने, अपने सेल्फ टॉट हूँ मैं। मुझे कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और मैं इस लाइन का हूँ भी नहीं, मैं साइंटिफिक लाइन का हूँ। एक प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और कोशिश यही है कि मैं इसको अपनी सेकंड इनिंग में इसको प्रोफेशनल करूँ। जी जी। तो सर, जो आपने जो पेंटिंग्स बनाई है, इसके पीछे आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इंस्पायर किया है इस आर्ट के अंदर आने के लिए कि इस आर्ट को प्रमोट करते हैं? सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया मेरी बेटी ने। उस समय मैं एकदम अकेला था, तो मेरा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसने US में रहती है, उसने वहाँ से मेरे को कलर्स कुरियर करने शुरू किए। करीब 10-15 दिन तक तो पैकेट ऐसे ही पड़े रहे, मैंने नहीं छेड़े। फिर एक दिन मेरे को अंदर से भावना आई कि जो इतना पैसा खर्च कर रही है मेरी बेटी, तो मैं इसको क्यों ना हाथ आजमाऊँ पेंटिंग करने में। फिर मैंने पहली पेंटिंग बनाई करीब 15-20 दिन बाद लॉकडाउन लगने के। सर, जो आपने पेंटिंग्स बनाई है, इसके पीछे आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिली कि आप अगर इस पेंटिंग को पेंटिंग्स को बनाते हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव रहा आपका? मोटिव ये रहा कि मैंने देखा, मैं न्यूज़ में भी देखा कि बहुत से लोग सुसाइड कर रहे, कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए, बीमार पड़ने लग गए हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग खाली रहे, ना कोई एक्सरसाइज करता था, ना कोई। सबसे मेन चीज़ थी मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत थी। मेंटल एक्सरसाइज से जो आपकी ड्राइंग पेंटिंग से कंसंट्रेशन बनता है और जो आपके अंदर से इनर हैप्पीनेस निकलती है, वो केवल मैंने देखा कि मंडला आर्ट से निकलती है। मंडला जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। एक अंदर से बिंदी से स्टार्ट होता है ये, और ये धीरे 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 करके फैलता जाता है चारों तरफ। और जब हम उसको कंसंट्रेट करेंगे सेंटर की बिंदी को, तब आपका माइंड को एकदम पीस मिलता है। तो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून से आया हूँ। तो सर, देहरादून से आप जयपुर आए हैं JKK में अपनी एग्जीबिशन लगाने, इसके पीछे क्या कारण है? ये मेरी लाइफ की पहली एग्जीबिशन है, और मेरे को इंस्पिरेशन मिला, मेरी भाभी रहती हैं यहाँ पर जयपुर में, उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया था कि मैं ऐसे ऐसे एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको JKK से बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा। तब मैंने यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मेरे को यहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ JKK का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकार फाउंडेशन से लक्ष्यपाल सिंह राठौर जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी जो फाउंडेशन है आकार फाउंडेशन, उसको कितना वक्त हो चुका है इस्टेब्लिश्ड हुए?
इसको आकार आर्ट ग्रुप को फाउंडेशन किए हुए इसका जन्म 29 वर्ष पहले हुआ था और 29 साल से हम कंटिन्यू दिसंबर के अंदर JKK के अंदर हम यहाँ पर एग्जीबिशन कर रहे हैं। 11 साल तक हमने अजमेर के अंदर कंटिन्यू शो किया था। 2000 से लेकर आज तक दिसंबर 25 को हम आकार के शो को प्लान करते हैं। इसमें सभी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स होते हैं इस शो के अंदर। तो सर, जो आपकी फाउंडेशन है उसका बेसिकली क्या मोटिव रहा था इस फाउंडेशन को बनाने का, इस फाउंडेशन को क्रिएट करने का? देखिए, इसमें आकार आर्ट ग्रुप को जो क्रिएट करने के पीछे बेसिक कॉज ये था कि एक मंच प्रदान करना यंग आर्टिस्टों को, और जो इंडियन आर्ट के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था, जो मॉडर्निज्म को लेके कुछ भी करने का जो एक प्रभाव था, उसको ज़्यादा तरीके से इंडियन आर्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। जो सराउंडिंग्स हैं, जो विजुअल्स हैं इंडियन सराउंडिंग्स के, जो पेंटर्स पेंट नहीं करके एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा कर रहे थे, तो हमारा मेन मोटिव था जो आपके आसपास की जो इंडियन मोटिव्स हैं उनको लेके जो आर्टिस्ट रियल काम कर रहे हैं उनको हम मंच दें, और इस मंच के आधार पर जिनकी अपनी एक भाषा बनी, उस भाषा को लेकर जो आर्टिस्ट काम कर रहा है उसमें प्रयोग है या नहीं है ये भी महत्वपूर्ण नहीं था, मगर जो तत्व हैं 6 कला के, उन तत्वों के साथ सरलता के साथ और सहजता के संग जो काम कर रहे हैं उसको हम प्रधानता देते थे। और इसमें काफ़ी यंग आर्टिस्ट सामने आए जिनकी अपनी भाषा बनी 29 साल में, और इसमें काफ़ी आर्टिस्टों ने अपना नाम किया है और काफ़ी और नए आर्टिस्ट अब जोड़ रहे हैं जो वास्तव में रियल वे में अपना रियल एसेंस को लेके काम कर रहे हैं। तो सर, इस फाउंडेशन से जुड़ने का आर्टिस्ट का क्या एक तरीके का प्रोसीजर होता है? देखिए, इस जो हमारा जो ग्रुप है इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक कमेटी बनाई हुई है हमने। सीनियर आर्टिस्ट हैं जिसमें हमारे टीचर भी हैं और हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। उसमें 5 लोगों की एक कमेटी है, वो उनके 5 या 7 कामों को देखती है। 5-7 कामों को देखने के बाद उसके अंदर का जो लैंग्वेज है, कलर स्कीम्स हैं, उसके टेक्सचर है, स्पेस डिविजन्स हैं, उसका ओरिजिनल इम्पैक्ट है या नहीं है, कहीं इन्फ्लुएंस या किसी आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो अपनी भाषा को बना रहा है नहीं बना रहा है, तो इस सब चीज़ों को हम क्राइटेरिया में रखते हैं। इसमें हम चाहे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी है और उसकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है तो उसको भी हम स्पेस देते हैं, बट इसमें हम जो कॉपी करते हैं या किसी की इंस्पिरेशन से उसी को कॉपी कर रहे हैं तो हम उसको स्पेस नहीं देते। जी, तो सर, इस फाउंडेशन के द्वारा सिर्फ आर्टिस्ट को प्रमोट करने का ही एक मोटिव है या फिर इस फाउंडेशन के ज़रिए जो आर्टिस्ट आपसे जुड़ते हैं उनको सिखाने का भी एक कार्य इस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? देखिए, इसमें हमारा जो आकार आर्ट ग्रुप है इसमें सीनियर आर्टिस्ट जितने भी हैं हमारे जूनियर आर्टिस्टों के संग बैठ के चर्चाएं करते हैं, और जब भी हम शो करने वाले होते हैं उस शो के अंदर सबसे पहले हम उनके काम को देखते हैं। चाहे मैं ही हूँ क्यों ना हूँ, मैं इतना सीनियर हो गया और मेरा काम अगर पुराना है तो मैं एग्जिबिट नहीं होऊंगा, और एक शहर में एक बार ही हम उस आर्टिस्ट को एक काम को एक बार ही एग्जिबिट करते हैं, उसकी नई सीरीज़ के नए काम को हम एग्जिबिट करते हैं, उसी को हम उसमें स्पेस देते हैं। चाहे हमारा सीनियर आर्टिस्ट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी जूनियर हो, उसने काम नहीं किया तो उसको हम उसमें स्पेस नहीं देते। उसके क्राइटेरिया का सिंपल सा ये है कि आपका नया काम होना बहुत अनिवार्य है, सबसे पहली चीज़ तो ये, और कमेटी डिसाइड करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसमें एक और हमने स्मॉल ग्रुप हमने यंग आर्टिस्टों के लिए अलसा के नाम से शुरू किया है अभी, उसका हम ललित कला अकादमी में एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और इस इवेंट में यंग आर्टिस्टों को जो वास्तव में बहुत अच्छा, क्योंकि हम सबको आकार में एक साथ स्पेस नहीं दे पा रहे तो हमने अलसा के ज़रिए सीनियर कुछ 4 आर्टिस्टों को लेके अलसा में यंग आर्टिस्टों का एक ग्रांड शो करने का प्लान किया है। केवल हम आर्ट और आर्ट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो उनको ये लगता है कि हमें क्या करेंगे, हम क्या कैसे रहेंगे, आर्ट को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम है, उस भ्रम को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है आकार आर्ट ग्रुप। तो सर, आपकी जो फाउंडेशन है उससे अभी तक कितने आर्टिस्ट अभी तक जुड़ रखे हैं? देखिए, इसमें टोटल इंडिया से, अब तो पहले तो ये अजमेर से शुरू हुआ था, फिर राजस्थान में आया, अब पूरे भारत से इसमें आर्टिस्ट जुड़ना शुरू हुए। आकार आर्ट ग्रुप पूरे देश के कलाकारों से जुड़े हुए, जिसमें डॉक्टर अशोक दीक्षित हैं, उमा शर्मा है, नीता कुमार हैं,
धर्मेंद्र कुमार हैं, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, और वहाँ के अब जो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास अपने नए काम भेज रहे हैं। उनसे हम एक ही शर्त करते हैं कि आप अपने ओरिजिनल इम्पैक्ट वाले ही काम को आप यहाँ पे डालें या दें। तो इसमें ये तो सर, जैसे कि आपकी जो फाउंडेशन है उसमें किस फॉर्म ऑफ आर्ट को ज़्यादा मोटिवेट किया गया है रिप्रेजेंट करने में? देखिए, इसमें मैंने बताया आपको, सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इनर सेंस का। जो आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी भाषा है, जो आपके खुद के रंगों की भाषा है, आकारों की भाषा है, रूपों की भाषा है, इसमें प्रयोग है या नहीं है, मगर वो अपना इज्म ले लेती है आर्ट में। आप जब इमिटेशन करने लगते हैं किसी की, जब तक वो नहीं है, जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते। इसमें मैंने आपको इसलिए कह रहा है जिसमें ओरिजिनल सेंस है, ओरिजिनल एसेंस है, कैसी भी अपनी पर्सनल लाइंस हैं, उन लाइंस को महत्व देते हैं, उसमें अपना भी प्रयोग शुरू हो जाते हैं, भाषा शुरू होती, मैं ये मानता हूँ। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जेकेके में बहुत टाइम से आर्ट एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एग्जिबिट करवाते हैं, तो जेकेके ही क्यों? जेकेके राजस्थान की प्राइम स्पेस है, और जेकेके ने हम आकार आर्ट ग्रुप को बहुत बड़ा स्थान दिया है। जेकेके के हम जब से शुरू कर रहे हैं, 2099 में प्रकाश जी का पहला शो, अंशुमन सिंह जी इसके वो थे, फाउंडर थे, मतलब इसमें पहला शो किया था हमारे आकार आर्ट ग्रुप के प्रकाश आर्टिस्ट जी ने, तब हमने यहाँ पे पहला शो किया था। उसके बाद से हमने कंटिन्यूसली किया। इस जेकेके ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जितने भी आर्टिस्ट आज देश के अंदर इस्टेब्लिश हैं, जवाहर कला केंद्र के संग हमने 7 साल 8 साल तक कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में हमने काम किया है। और जवाहर कला केंद्र को ये पता है कि आकार आर्ट ग्रुप दिसंबर में आएगा, और उसके लिए स्पेस रखते हैं हमारे को जवाहर कला केंद्र, हमारे इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें स्पेस देता है। ये रिश्ता है जवाहर कला केंद्र का, और ये रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि ये राजधानी के अंदर है, और राजस्थान के यंग आर्टिस्टों को विश्वास है कि आकार में जाएंगे तो हमें मंच मिलेगा और वहाँ से हमारी कला दिखेगी। तो इस विश्वास को पैदा करने का हमने प्रयास किया, और उसमें हम सफल भी हुए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साथ जुड़ चुके हैं कलाकृति फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं प्रशांत सरकार जी और कीर्ति सरकार जी। हम उनसे जानते हैं उन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई है अनुकुंज के नाम से, उसके पीछे क्या मोटिव है और कितना वक्त हो चुका है इस फाउंडेशन को क्रिएट किए हुए। तो मैम, ये हमारा अनुकुंज 11th है, तो ये हम इस बार 11th ईयर है हमारा अनुकुंज का, और इसमें ये 2 हम लोग कैटेगरीज़ के आर्टिस्ट को साथ लेके चलते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ में इंटरेक्ट करें और उनसे भी इनपुट्स मिलें उनको, तो इसलिए हम लोग हमेशा से 2 गैलरीज बुक करते हैं अपकमिंग एंड सीनियर्स के लिए। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं ये अपकमिंग आर्टिस्ट की गैलरी है। यहाँ पे हमारे पास करीब 17 आर्टिस्ट का काम है, और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह से, और कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी साथ में जुड़ते हैं हमारे, तो उन्हीं का काम है। और यहाँ पे पेंटिंग्स, फोटोग्राफी और स्कल्पचर्स और म्यूरल आर्ट, इन सब का है। उसके साथ में हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स चलते हैं जिसमें जो बहुत अच्छे नाम करे हुए आर्टिस्ट हैं वो लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, और उसमें कोई भी आके उसमें जुड़ सकता है, कोई उम्र का या ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होते हैं। उसमें वाटर कलर है, एक्रेलिक है, फोटोग्राफी है, फट पेंटिंग है, ये तो 4 हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। उसके अलावा हमारे जो मांडना आर्ट है उसमें भी हमने आर्टिस्ट बुलाते हैं जो यहीं पे आके वो लोग फोक आर्ट करते हैं, जो सुप्रकाश आर्ट कैंप के अंडर आता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो फोक है उसको भी हम लोग पीछे ना छोड़ें। आजकल कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वही काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि, और ख़ासकर क्योंकि हम जयपुर में आके करते हैं तो हम लोग यहीं से कुछ आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जो अपने आर्ट को, फोक आर्ट को भी यहाँ पे करें। तो मैम, जो आपकी कलाकृति फाउंडेशन है उसको इस्टेब्लिश किए हुए आपको कितना वक्त हो गया? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में, तकरीबन 21-22 साल हो गए। हाँ, तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट रहा है आपका इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने का, वो क्या है? इसका कंसेप्ट यही था कि जो हम लोग जब जैसे आर्ट कॉलेज में गए थे तो हम लोगों को कि कैसे उसमें अपेयर करना है, कैसे एग्ज़ाम देना होगा, कैसे उसको प्रिपेयर करें, तो उसका कुछ ज़्यादा कोई हमें लोग मिलते नहीं थे जो हमें एक्चुअली बताएं या गाइड करें, ना ऐसे कोई टीचर्स होते थे।
तो वहीं से हमने स्टार्ट करा। और फिर जो ड्राइंग सिखाते हैं यूजुअली लोग, तो वो कॉपी वर्क बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, लाइक बहुत फाउंडेशन से। तो हम लोग दोनों का ये कंसेप्ट था कि हम लोग बच्चों को बांधना नहीं चाहते थे, हम लोग सिखाते हैं उनको, पर उनको अपने हिसाब से, जैसे अगर वो सूरज बना रहे हैं तो वो सूरज को शायद नीला भी बना देंगे, तो हम उसको रोकते नहीं हैं कि आप सूरज को नीला क्यों बना रहे हो, बट हम लोग उनको बताते हैं, कंसेप्ट्स देते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप अपना जो ओरिजिनल जैसा उनको बनाना होता है फिर उस पर वो आते हैं। और फिर अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जैसे मेड्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो भी बहुत सारे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट नेचुरली क्योंकि उनके पास इतना नहीं होता रिसोर्सेज कि वो कुछ कहीं सीख पाएँ, तो उनको भी हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स सिखाते हैं कि जैसे वो बाहर बाद में जब अपने लाइफ में जाएंगे तो उनके पास इनफ स्किल्स हों कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। तो क्राफ्ट है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनको हम लोग सिखाते हैं। तो मैम, जो आपने जेकेके में इस एग्जीबिशन को लगाया है, इस एग्जीबिशन को एग्जिबिट किया है, तो जेकेके ही क्यों इस एग्जीबिशन को एग्जिबिट करने के लिए? हाँ, जेकेके इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक बार आए थे तो 3 मैन शो हुआ था, प्रशांत और उनके 2 और फ्रेंड्स हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने यहाँ पे किया था। बट यहाँ आके उसका जो वाइब्रेंस है जवाहर कला केंद्र का, और जो जयपुर का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला कि आते रहते हैं यहाँ लोग आपका पेंटिंग देखने, एप्रिसिएशन और आके इंटरेक्ट करना, तो वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और जवाहर कला केंद्र का जो एक वाइब्रेंस है, एक पॉजिटिविटी है, तो वो हम लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो इसीलिए हम लोग हमेशा हर साल अनुगुंज यहीं करते हैं जवाहर कला केंद्र में। तो मैम, जैसे कि आपने बताया अभी कि कलाकृति फाउंडेशन के द्वारा जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इसका क्या एक प्रोसीजर रहता है या कोई कमेटी होती है जो इस सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेती है, और ट्रेनिंग करने के पीछे क्या किस तरीके का प्रोसीजर रहता है? हाँ, हमारी कमेटी है, हम लोग 4-5 लोग हैं उस कमेटी में। तो जैसे कोई बच्चा आता है जो टैलेंटेड है, तो उसका पहले तो नेचुरली टैलेंट हम लोग देखते हैं कि कितना उसका सीरियसनेस है सीखने का। कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, बट उनका सीरियसनेस नहीं होता उसको फॉलो करने का, पैशन अपना, तो वो उसका एक हम लोगों का क्राइटेरिया रहता है। और उसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो नीडी नहीं होते हैं, बट दे वांट टू टेक फ्री थिंग्स फ्रॉम एज मैनी प्लेसेस, तो वो उसका हम लोगों का प्रोसीजर होता है कि उनके कुछ एक फॉर्म होता है हमारा, उसको वो फिलअप करते हैं, तो उसके बाद हम लोग उनको स्पॉन्सर करते हैं। और इस शो में भी एक इकबाल खान है जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, उनका पहला एग्जीबिशन यहीं पे लगा है, और वो कपड़े के कतरन से काम करते हैं, तो उनको प्रशांत और हमने पूरा स्पॉन्सर करा है। तो मतलब ऐसे ही है कि अब वो कभी कर नहीं पाए, और वो कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आजकल कोविड में सबको पता है कि स्कूल्स का क्या हाल हो गया है, तो उनका काफ़ी प्रॉब्लम था फाइनेंशियल, तो फिर हम लोग ने उनको इसको स्पॉन्सर करा। और हर साल हमारे बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, तो वो भी एनकरेज करने के लिए अपकमिंग आर्टिस्ट को भी, हाँ, कैश अवार्ड्स, तो वो भी हम लोग 4 अलग अवार्ड्स होते हैं, वो भी हम लोग देते हैं। और सिर्फ हम लोग विजुअल आर्ट को लेके काम नहीं करते हैं, हमारे साथ विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट में भी, जैसे क्लासिकल डांसेस हैं, म्यूज़िक हैं, फोक डांसेस हैं। तो इस शो में भी जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, पेंटिंग्स के अलावा स्कल्पचर्स तो आपने देखे ही होगा, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स वगैरह, इसके साथ साथ हम लोग वेरियस आर्ट का वर्कशॉप भी देते हैं ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले एमिनेंट आर्टिस्ट से सीखने का, जैसे कीर्ति ने बताया। इसके साथ साथ हम लोगों के यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होती हैं, टॉक शोज़ होती हैं, टॉक सेशन होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, ताकि लोगों को परफॉर्मिंग आर्ट में भी जो लोग हैं उनको भी हम लोग इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। इस बार कोविड में जो आर्टिस्ट हैं, खासकर तो पेंटर्स हों या प्रोफेशनली जो परफॉर्मिंग आर्ट वाले हैं, तो उनको स्टेज तो मिला ही नहीं, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे, तो हम लोग ने फिर उनको यहाँ बुला के और उनका परफॉर्मेंसेस भी हुए, एंड हम लोग उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक्सेप्ट पेंटिंग्स, एक्सेप्ट आर्ट, आप जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, तो वो एक सीनियर आर्टिस्ट के द्वारा ही किया जाता है या जो अपकमिंग जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं? अपकमिंग एंड सीनियर बोथ,
और विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट बोथ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट को क्राफ्ट्समैन समझ के छोड़ देते हैं कि वो आर्टिस्ट कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया कि नहीं, हम लोग उनको भी साथ लेके चलेंगे एज एन आर्टिस्ट। तो फोक आर्टिस्ट हो या ट्राइबल आर्टिस्ट हो, अलग अलग शहरों के हम लोग उनको भी बुलाते हैं, उनको कैंप में बुलाते हैं, उनका काम भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं ताकि उनको भी एक सेम लेवल पे ला सके, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट लेवल पे। और इसके साथ जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें एक जो परफॉर्मिंग आर्ट पे इस साल एक अच्छी बात हुई है कि ऑनलाइन सीख रही थी एक लेडी है मेरे ख्याल से, हाँ लड़की है, यूनाइटेड किंगडम से। खाली 10 मिनट के शो के लिए आप सोचिए कि कितना जुनून है। 10 मिनट के शो के लिए वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पे आई और 28 को यहाँ पे परफॉर्म करके फिर वापस गई। तो ये एक जुनून है क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और उनको अच्छा लगा कि अनुगुंज हो रहा है और आके यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस की। तो सर, जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपका ये अनुगुंज जो आप एग्जीबिशन आप लगाते हैं, उससे अभी तक कितने आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं देश से, राजस्थान से या विदेश से? बहुत, अभी तो गिनती भी नहीं बता सकता क्योंकि 2010 से हम लोगों ने शुरू किया। आपके पास कैटलॉग होगा, उसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक कैश अवार्ड्स दिए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं उस कैटलॉग में, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने, नीडी और टैलेंटेड आर्टिस्ट को हम लोगों ने स्पॉन्सर किया। और 10 साल से तो बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गिनती करना मुश्किल है। सर, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी हर किसी की एक इंस्पिरेशन होती है। तो आपने जब इस जो आपकी फाउंडेशन है उसको जब इस्टेब्लिश किया, तो उसके पीछे आपकी उस वक्त क्या एक इंस्पिरेशन थी? देखिए, मैं भी आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक चीज़ फील किया था कि हम लोगों को प्रॉपर गाइड करने वाला या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने वाला बहुत कम मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने कमी महसूस की थी और सोच को हम लोग दूर करेंगे। हालांकि हम दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी इस इवेंट को लेके भी, लेकिन हम लोगों का एक जज्बा है कि जो चीज़ हम लोगों ने मिस किया था वो चीज़ और लोगों को प्रोवाइड करें। जैसे प्लेटफॉर्म दें, उनको स्पॉन्सरशिप दें, उनको कैश अवार्ड्स दें, उनको प्रमोट करें, चाहे वो विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो। जैसे हम लोग ने फर्स्ट हमारा एग्जीबिशन किया था, तो दोनों ही हम लोग कॉलेज ऑफ आर्ट से ही हैं। तो फर्स्ट एग्जीबिशन करने जब हम निकले दोनों, तो हमने सोचा था कुछ सीनियर्स हमारे हमें हेल्प करेंगे कि भाई ऐसे करो, ऐसे कैटलॉग बनाना है, ये करना है। बट कहीं से कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं। सबको लगता था कि अरे ठीक है, करो ना अपने आप, हम क्यों हेल्प करें। तो वो हम लोगों को लगा कि हम लोग तो अपने आप स्ट्रगल करके कैसे तैसे कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों के थ्रू अगर अपकमिंग आर्टिस्ट को थोड़ा सपोर्ट मिले कि ऐसे कैटलॉग बनाओ, ऐसे अपना वो बनाओ कि कैसे आप लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, तो एक हेल्प हो जाएगा। तो वही हमने लेके आगे चले। तो मैम, सर, जो आपकी जो फाउंडेशन है वो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है कि लोग, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं। तो इस बीच में जो भी आपकी स्पॉन्सरशिप होती है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सिर्फ आपकी फाउंडेशन द्वारा ही किया जाता है और लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं इस फाउंडेशन में? मिनिस्ट्री जो है, टूरिज्म मिनिस्ट्री, हम लोगों को अभी 3 साल हो गए, 3rd ईयर है, तो उन्होंने भी हम लोगों का 4th ईयर, तो उन्होंने भी काम देखा कहीं पे थ्रू समबडी, उनको पता लगा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं, वो स्पॉन्सरशिप तभी कर पाए जब हम लोगों ने बोला कि आप अगर नहीं भी करेंगे तब भी हमें ये इवेंट करना है। और इसकी वजह से हम लोगों ने अपना एक फ्लैट, उसको मॉर्गेज रख के, लोन लेके ये वाला इवेंट शुरू किया। और आज भी जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग के पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। हमारे साथ में यहाँ इस अनुगुंज में एक लोकल आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शकुंतला महावर है और मैं जयपुर से ही हूँ और लगभग मैं 20 सालों से इस विधा में, मारना में काम कर रही हूँ। मैंने जो रिसर्च की है वो मारनों पे ही मैंने रिसर्च भी की है। और मेरा जो उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान में लोकल आए तो बहुत सारी है, फड़ पेंटिंग भी है और भी है,
जो है, लेकिन जो मांडना है वो इस विधा पे किसी ने अभी तक, मतलब काम तो बहुत हुआ है लेकिन पर्टिकुलर छोटा छोटा काम हुआ है। तो मैं इस विधा को गाँवों से, जो गाँव में बनते हैं तो गाँव से उठाकर इसको एक कैनवास पे लाना चाह रही हूँ पूरी तरह से। तो मैंने ये जैसे लैंडस्केप बनाया है, तो ये लैंडस्केप गाँव में से कच्ची झोंपड़ियाँ होती थी, उन पे बनाए जाते थे। हालांकि अब तो समय के साथ पक्के मकान बनने लगे हैं और रेडीमेड लोग चीज़ उन पे चिपकाने भी लग गए हैं, ये चीज़ें छूटती जा रही है वहाँ पे भी। तो वही मैंने कच्चे मकान बना के और उसी तरह से एक लैंडस्केप बनाया और उस पर जो वो मांडने बनाते थे उस मांडनों को मैंने इस पर बनाया है वहाँ पे। और वो जो लोग बनाते हैं वो जनरली जो आसपास अपने देखते हैं उसी चीज़ को बनाते हैं वो भी। तो गांव में जैसे मोर ज़्यादा होता तो वो मोरडी ज़्यादा बनाते हैं, पानी वाली भरने जाती लेडीज़ें तो गाँव, तो लेडीज़ें मतलब गाँव में पनिहारन वगैरह इस तरह से बनाती है। और हमारे तीज त्योहारों पर ये मांडने बनाए जाते हैं, खासकर दिवाली पे ज़्यादा बनाए जाते हैं। उस समय पगलियाँ बनते हैं, तो पगलियाँ भी जैसे मैं बताना चाहूँगी कि दो तरह से बनते हैं। एक तो दरिद्रता देवी के लक्ष्मी के पगले बनते हैं और एक शुभ लक्ष्मी के पगले बनते हैं। तो जो शुभ लक्ष्मी होते हैं घर के अंदर बनाए जाते हैं जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और जो दरिद्रता देवी के है वो दहली के बाहर बनाए जाते हैं जिससे कि जो दरिद्रता देवी है वो बाहर चली जाए, इस तरह से इस विधा में। तो इस विधा में मैं कंटेम्प्रेरी के साथ भी कुछ अपने जो है व्यूज़ जोड़ना चाह रही हूँ या करना चाह रही हूँ, वो भी मैं बनाना चाह रही हूँ। ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है ये बेसिक दीवार है और उस पर मैंने ओरिजिनल लेप लिया है उसका, गोबर मिट्टी का, फिर उस पर किया है नेचुरल कलर्स। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने आर्ट में मंधना आर्ट को चूज़ किया है, हाँ। उसको एक्सप्लोर किया है। हाँ। तो आप ये बताइए कि मंधना आर्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो मांडना आर्ट है जो कि एक बिंदु से शुरू होता है, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का भी अपना माना जाता है कि एक बिंदु से शुरू होता है तो उसका आदि और अंत पता नहीं होता। उसी तरह से मांडना है कि एक अधिकतर तो जैसे सर्किल में ही बनाया जाता है जिसके आदि और अंत का कुछ पता नहीं होता है। मतलब जैसे पृथ्वी है या जैसे इंसान जन्मता है, जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, फिर वो वापस कहीं पुनर्जन्म ले, तो उसी तरह मांडना भी है हमारा, है ना। आपको इस आर्ट को करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए कितना वक्त हो चुका है? मुझे इस आर्ट को सीखते हुए लगभग 20 साल हो गई है। लगातार मैं 20 सालों से ये कर रही हूँ। मैम ऐसा कभी हुआ है कि 20 सालों में जो आप इस आर्ट को कर रहे हैं तो और भी जो जन है, जो यूथ है, वो इस आर्ट से इंस्पायर हुए हैं, वो आपसे इंस्पायर हुए हैं? हाँ, काफ़ी लोग हैं जो इंस्पायर हुए, या जो स्टूडेंट भी है वो भी आते हैं, उनको भी प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है तो वो भी पूछते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विधा के बारे में, वो भी जानकारियाँ लेते हैं। और अपने इंटीरियर जो डिज़ाइनर है वो लोग भी इस विधा से मतलब लेके इसकी जानकारी वो अपने उसमें यूज़ करते हैं। मैम जैसे कि आप इस आर्ट को करते हैं तो आपसे सीखने भी जो यूथ है वो आता होगा, तो उसका क्या एक प्रोसीजर रहता है कि आप किस तरीके से यूथ को इस चीज़ को ट्रेन करते हैं? मैं इसकी मतलब अधिकतर बेसिक नॉलेज ही मैं पहले देती हूँ। तो इसमें जो हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है वही बनती है पहले, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को फिर उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर फिर बनाई जाती है इसकी बेसिक।